जादू के फन ने मुझे मुतासर जरूर किया था और मैं इसका हसूल चाहता था। मैं भी चाहता था कि मैं माफूकुल फितरत हस्ती बन जाऊं, लेकिन जादूगरों की जो हेत मेरे सामने आई थी वो बड़ी घिनौनी थी। अब तक 3 जादूगर देखे थे, इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे बाज़र्फ समझा जाए। हाँ, करनामी ने उसकी 2 शक्लें बनाई थी, एक तो गयान की शक्ति, दूसरी गंदी शक्ति। मुझे गंदी शक्ति नहीं दरकार थी, मैं तो उस इल्म को एक इल्म की हैसियत से सीखना चाहता था जैसे मैं गुजरे हुए अदवार में करता आया था। किसी भी इल्म के लिए मैं खुद को गिरा नहीं सकता था, क्योंकि मैं इस इल्म के जरिए किसी चीज के हसूल का मोहताज नहीं था। लेकिन क्या करनामी ने यह जमीन छोड़ दी? मैंने सोचा। उसने भी पेशकश की थी कि मैं उसके साथ चलूं। क्या उसने मेरा इंतजार किया होगा? मैंने रफ्तार तेज कर दी और फिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां पिछली रात पत्थरों की आग देखी थी, लेकिन अब वहां साधु करनामी का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और इन पत्थरों के पास बैठ गया जो रात को रोशन थे। खूब होते ये आलूम भी, बहरहाल ये सरजमीन मेरे लिए सबसे ज्यादा पुरस्रार साबित हुई थी। मुमकिन है मशरिक का पूरा इलाका ही पुरस्रार हो। मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन अभी यहां से मेरा दिल नहीं भरा था। मैं भी इस इल्म के हसूल की कोशिश में सरगर्दा रहना चाहता था। इतना अंदाजा मैंने लगा लिया था कि इन अलूम के माहिर आमतौर से वीरानों में मिलते थे, वो जिन्होंने अपनी गंदी ताकतों से इंसानों को आजार पहुंचाने के लिए वीराने अपनाए हुए थे, और वो भी जो इल्म की ताकत से सरशार होकर दुनिया छोड़ चुके थे। बहरहाल मंदिर और जंगल ही उनका मस्कन होते थे, चुनाचे मुझे इन्हीं जगहों की खाक छाननी चाहिए। और यूं भी आबादियों से मेरी दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। कमबख्त मनोरमा मेरी जान को आ गई थी। अब मैं किसी औरत का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता था, मैं किसी जिंदगी से नहीं खेल सकता था। और फिर क्या जरूरी था मनोरमा दूसरे रूप बदल कर मुझे धोखा ना देती? मैं अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसी जगह लेट गया और फिर यूं ही मैंने पत्थरों को कुरेदना शुरू कर दिया। ये पत्थर न जाने कैसे रोशन हो गए थे, न जाने किस तरह इनमें आग सुलग उठी थी। दफातन में उछल पड़ा। मैंने एक पत्थर उठाया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, बालिक। और यह आवाज करनामी के सिवा किसी की नहीं थी। मैं खुशी से उछल पड़ा। तुम कहाँ हो करनामी बाबा? मैं जा रहा हूं बालिक। मुमकिन है जब तू यहां पहुंचे तो मैं यहां से बहुत दूर जा चुका हूं। मुझे विश्वास है कि पापी राक्षस सत्यानंद तेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा। यह भगवान की लीला है, वो पाप की हांडी पकने देता है और जब वो पूरी तरह पक जाती है तो फिर इसे फोड़ने के लिए भी कुछ न कुछ जरूर किया जाता है। सत्यानंद के दिन पूरे हो चुके हैं और उसे किसी न किसी के हाथों मरना ही है, और तेरे माथे के निशान बताते हैं कि तू ही इसके जीवन की डोर काटेगा। तेरे मन में ज्ञान हासिल करने की इच्छा है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि भगवान तेरी ये इच्छा पूरी करे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महान ज्ञानी तुझे मिल ही जाएगा जो तेरी ये मनोकामना पूरी कर देगा। लेकिन बेटा, एक बात मैं तुझसे जरूर कहूंगा, शक्ति मिल जाए तो झुक जाना। झुकने में बड़ा ही मजा है। मैं जानता हूं बालिक के नरखनी मनोरमा तेरे पीछे पड़ी हुई है, वो आइंदा भी तेरी जान को आएगी। और मुझे यह भी मालूम है कि बुरी आत्माएं रूप बदल सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी तरफ से एक तोहफा स्वीकार कर। सुन, गौर से सुन। अगर कोई नारी तेरे पास आए और तुझे शुबा हो कि वो मनोरमा भी हो सकती है तो एक काम करना, इसकी उंगलियों के नाखून देख लेना। अगर वो मनोरमा होगी तो उसके हाथ कितने ही सुंदर क्यों ना हो, उनकी उंगलियों में नाखून नहीं होंगे। मैंने तेरे लिए इसके नाखून छीन लिए हैं। खुद इसे भी इस बात का पता नहीं होगा। और दूसरी बात और सुन, तू जब तक बड़ा ज्ञान न हासिल करेगा इसकी आत्मा को भेंट नहीं कर सकता। हाँ, इसे तकलीफ देने के लिए एक काम कर सकता है, ऐसा काम जिससे वो अपने सारे इरादे तर्क कर देगी। अब की बार अगर वो तुझे मिल जाए तो किसी तरह चालाकी से उसके सर के बाल काट लेना और इन्हें एहतियात से रखना। तू उसे किसी काम से रोकना चाहे तो उसके सर के बालों को आग दिखा देना। होश ठीक हो जाएंगे सुसरी के। तो मेरे बच्चे, मेरी तरफ से आशीर्वाद स्वीकार कर और सत्यानंद जैसे शैतान से संसार को निजात दिलाने पर धन्यवाद भी स्वीकार कर। मैं अपनी आवाज पत्थर के नीचे दबा कर जा रहा हूं। मैं तुझे ना मिल सकूंगा। मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। करनामी की आवाज बंद होगी। मैंने दूसरे पत्थर हटाए लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। कैसी हैरत अंगेज बात थी। तो अपने पैगाम पत्थर के नीचे दबा गया था, लेकिन प्रोफेसर उसने जो कुछ मुझे दिया था, मेरे सारे बदन में मुसर्रत की लहरें तोड़ गई थी। अब तो तेरी ऐसी की तैसी मनोरमा, देख लूंगा तुझे अच्छी तरह, मिल तो जाए अब कहीं। मैंने मुसर्रत से सोचा और प्रोफेसर, कुछ ऐसी खुशी मुझे हुई जो बयान से बाहर है। बाजुकात बड़े से बड़ा इंसान कितनी मामूली बातों पर खुशी से फूला नहीं समाता। मैं इसी वक्त वहां से उठ गया और फिर मैंने अपने घोड़े की तलाश में निगाहें दौड़ाई। घोड़े के लिए कुर्बो जवार में बहुत कुछ था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं गया था। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और बहुत दूर मुझे अपना घोड़ा नजर आ गया। वो इत्मीनान से पेट भर कर बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद अपने घोड़े पर बैठा जा रहा था। कोई मंजिल नहीं थी, किसी रास्ते का तयन नहीं था, बस सफर हो रहा था नामालूम मंजिल की तरफ। अब मेरे ज़हन में कोई खास ख्याल भी नहीं था।
मैंने हसूल इल्म का ख्याल भी ज़हन से निकाल दिया था। जरूरी नहीं था कि मैं हर चीज़ के पीछे ही हाथ धोकर पड़ जाऊँ। हाँ, अगर आसानी से मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई तो ठीक है। जादू को इस शक्ल में हासिल करने का तसव्वुर भी अब मेरे ज़हन में नहीं था जिस तरह मैंने उन जादूगरों के पास देखा था। करनामी की बाज़ बातें मुझे पसंद आई थी। उसने कहा था कि गंदे अलूम गंदगी से ही जन्म लेते हैं, अच्छी चीज़ों का हसूल भी साफ सुथरे तरीके से होता है। जो लोग खून पिए और गोश्त खाएं वो वैसे ही होते हैं। इसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। सफ़र, दिन रात सफ़र। रास्ते में चंद छोटी मोटी बस्तियां भी नजर आई, लेकिन मैंने उनका रुख नहीं किया और सफ़र जारी रखा। अब एक पथरीले रास्ते से गुजर रहा था, सुर्ख पत्थरों का तवील व आरीज मैदान जहाँ घास वगैरह भी नहीं थी। पहली बार मैंने इतना बड़ा बंजर टुकड़ा इस इलाके में देखा था, वरना आमतौर से यहाँ सब्जा काफी था। इस तवील मैदान को अबूर करके मैं एक पहाड़ी सिलसिले के नजदीक पहुंच गया। पहाड़ी ढलान थे लेकिन नहायत फैले हुए, बुलंदी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने घोड़े को इस पर डाल दिया और घोड़ा बेथकान ऊपर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक और मंजर देखा। चोटी से दूसरी सम्त के ढलान नजर आते थे, लेकिन इनके इख्तिताम के बाद एक और तवील मैदान था और इस मैदान के दूसरे सिरे पर पहाड़ों की बुलंदियों पर एक कला नजर आ रहा था। ऊंची ऊंची स्याह दीवारों वाला कला। ऐसे कले मैंने अक्सर यहाँ देखे थे। गोया मैं किसी बड़ी आबादी के करीब था, शायद किसी नई राजधानी में। बहरहाल इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकता था। देखना चाहिए ये कैसे इंसानों की बस्ती है और यहाँ के क्या क्या इसरार है। मैंने घोड़ा मैदान में छोड़ दिया और थोड़ी देर चलने के बाद मुझे मैदान के आखिरी सिरे पर सफेद सफेद खैमे नजर आए। गोया कले के बाहर भी आबादी थी। खैमों के दरमियान घोड़े भी नजर आ रहे थे और चलते फिरते लोग भी। मैंने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी और चलते चलते खैमों के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगा। शाम झुकाई थी और अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। मैंने देखा बहुत से लोग मुझे देखने के लिए एक कतार में खड़े हो गए थे। इनकी होठों पर मुस्कुराहट थी लेकिन दिल में तज़हीक थी। न जाने क्यों, बहरहाल इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं थी। मैं इनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। तब दो आदमी आगे बढ़े और उन्होंने मेरे घोड़े की बागें पकड़ ली। इस तरफ आ जाए महाराज, अब सामने जगह नहीं है, इनमें से एक ने कहा और मैं घोड़े से उतर गया। दूसरे लोग तज़हीक अमेज अंदाज में मुझे देख रहे थे। बालिक तो सुंदर है भाइयों, किसी ने कहा। जवान भी तगड़ा है, दूसरे की आवाज उभरी। मगर इसके कपड़े कहाँ गए? किसी और ने कहा। साधु मालूम होता है, तो यहाँ क्या ज्ञान लेने आया है या फिर यात्रा करने? इसे बताओ भाई, यहाँ तो बस पद्मनी की यात्रा होती है। यहाँ भगवान नहीं बल्कि इंदिरा खाड़े की अप्सरा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और मैं इनकी बातों से हालात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। न जाने क्या चक्कर था, न जाने ये लोग क्या बकवास कर रहे थे। आइए महाराज, इन लोगों ने फिर कहा जिन्होंने मेरे घोड़े को पकड़ा था। कहाँ चल रहे हो? मैंने पूछा। आपको आपका तंबू दिखाया जाए, इनमें से एक ने कहा। तुम कौन हो? दास है महाराज, दोनों ने बैक वक्त कहा। और ये सब कौन है? मैंने दूसरे लोगों की तरफ इशारा किया। राजकुमार हैं, सब के सब स्वयंवर में आए हैं, मुलाजम ने जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। खैमों की अच्छी खासी आबादी थी। मुझे काफी दूर खैमा मिला। नौकरों ने उसके दरवाजे का पर्दा खोल दिया था। आपके साथ कोई नौकर नहीं है महाराज? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं ठीक हूं, तुम लोग चिंता मत करो। भोजन तो राजमहल से आएगा, मगर दूसरे कामों के लिए तो आपको नौकर की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। देख नहीं रहे, राजकुमार संतों की तरह है, ऐसे लोग अपनी सेवा खुद करते हैं। दूसरे ने कहा। तब ठीक है, हम जाए महाराज, जिस चीज की जरूरत हो हमें बता दें, हम कटलान के खेमे में रहते हैं। ठीक है, जाओ, मैंने जवाब दिया। इन लोगों से कुछ मालूम करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं खुद ही अपने तौर पर हालात का जायजा लेने चाहता था। कोई दिलचस्प सूरत हाल मालूम होती थी। बहरहाल मुझे तो सिर्फ दिलचस्पियां ही दरकार थीं। यहाँ भी जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। चुनाचे पहले मैंने अपने खेमे का जायजा लिया। वो लोग मेरा घोड़ा ले गए थे। बहरहाल कोई गलत सूरत हाल नहीं थी। मेरे बारे में ये लोग अगर किसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने छोटे से खेमे का जायजा लिया। ज्यादा छोटा भी नहीं था। जरूरत की सारी चीजें मुहैया करने की कोशिश की गई थी। सोने के लिए आरामदेह खाट थी और जरूरत का दूसरा सामान जिसमें पानी वगैरह भी शामिल था। क्या सारे खेमों में ये इंतजामात किए गए थे? लेकिन मसला क्या था? स्वयंवर ये क्या होता है, मैं सोच रहा था। खेमे का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं बाहर निकला। अंधेरा फैलता जा रहा था। खेमे से कुछ फासले पर जमीन में एक बांस गड़ा हुआ था जिस पर मशल उड़सी हुई थी। मुलाजम दूर से मशलें रोशन करते आ रहे थे और ये माहौल काफी खूबसूरत लगने लगा था। मैं दिलचस्पी से इन सारे मनाजिर को देखा और फिर मेरी निगाह अपने खेमे से थोड़े फासले पर लगे एक खेमे की तरफ उठकी। वहां कोई खड़ा था। मैंने उसका जायजा लिया। एक खूबसूरत सा नौजवान था, दरमियानी जिसामत का, संजीदा सा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए थे। जय राम महाराज, उसने कहा और मैंने भी जवाब में हाथ जोड़ दिए। आप तो अभी आए हैं? उसने खुश इखलाकी से मुस्कुराते पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। बड़ी देर की आपने, कल से तो गली शुरू हो जाएगी।
आज रात तक जो भी आ जाएगा वो स्वयंवर में हिस्सा ले सकता है, कल आने वाले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मैंने गर्दन हिला दी। फौरी तौर पर इन हालात से नवाकफियत का इजहार मुनासिब नहीं था। पहले नौजवान को परखने की कोशिश की जाए, इसके बाद इससे अपना राजदार बनाया जाए। बहरहाल आप समय पर आ गए, कहीं दूर से आए होंगे इसीलिए देर होगी। हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कौन सी राजधानी है आपकी? उसने पूछा। बस यूं समझ लो सारे संसार पर अपनी हुकूमत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारी राजधानी कौन सी है? मैंने उल्टा उससे सवाल कर दिया। तेलंका। मैं तेलंका का राजकुमार हूँ। खूब, क्या नाम है तुम्हारा? रूप कुमार। और आपका क्या नाम है राजकुमार? उसने पूछा। मेरा नाम, मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, मेरा नाम स्वरूप है, स्वरूप चंद है। मैंने यूं ही एक नाम ले लिया। जाहिर है हर जगह तो मैं अपनी हैसियत का पटारा खोल कर नहीं बैठ सकता था। और मेरे बड़े भाई का नाम भी स्वरूप है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी तुम अपना बड़ा भाई ही समझो। वैसे तुम कुछ सुस्त नजर आ रहे हो और इन दूसरे लोगों से अलग थलग भी हो जो वहां मेरा मजाक उड़ाने में पेश पेश थे। छिछोरे हैं महाराज, और क्या कहा जा सकता है। उसे गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम इनके साथ शामिल नहीं हो? मैंने पूछा। इन्होंने तो कोशिश की लेकिन मुझे ही वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इनमें खुल मिल नहीं सका। मैंने गर्दन हिलाई। तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन गुजर गए रूप कुमार? तीसरा दिन है महाराज, बस जल्दी आ गया। और ये भी पिताजी का हुक्म था जल्दी जाने का। हाँ, मेरा मामला भी अजीब है। मेरे 6 भाइयों में 4 मुझसे बड़े हैं और एक छोटा। अपने घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। पिताजी का ख्याल है कि मैं बड़ा निकम्मा आदमी हूँ। राजधानी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ा भाई राजा बनेगा, इससे छोटा मंत्री, और बाकी 2 भाइयों में से एक फौजों का काम संभालेगा और चौथा खजानों का मुहाफिज होगा। बाकी रह गए हम तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ओहो, मगर तुम्हें फिक्र ही क्या है? क्या तुम्हारा भाई राजा बनकर तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन कहलाएंगे तो निकम्मे हैं, रूप कुमार ने कहा। उसकी बातों में बड़ी मासूमियत थी। मुझे ये नौजवान पसंद आया, कम अज कम रियाकार नहीं था। एक बात बताओ रूप कुमार, तुम्हारे मित्र कितने हैं? यूं तो सैकड़ों हैं, मगर अच्छे 2-4 ही हैं। क्या तुम इनसे प्रेम करते हो? इनकी बात राज रखते हो? क्यों नहीं, मित्र पर तो मित्र का बड़ा अधिकार होता है। तब फिर मुझे अपना मित्र बना लो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। मैंने कहा और वो मेरी शक्ल देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला। बात पक्की होगी, तो मेरे साथ दोस्ती निभाओगे? अगर तुम यहाँ कामयाब भी हो गए तो मुझसे मिलते रहोगे, ये नहीं सोचोगे कि मैं हारा हुआ आदमी हूँ। उसने बदस्तूर बचकाना अंदाज में कहा। बिल्कुल पक्की, मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। चलो, मुझे खुशी है यहाँ किसी से मन की बात तो कह सकता हूँ, वरना इन छिछोरों में तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आया था। अब मैं तुम्हें एक खास बात बता दूं। मैंने राजदारी से कहा और वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैं कहीं का राजकुमार नहीं हूँ, मेरी कोई राजधानी नहीं है। तो मेरे लिबास से अंदाजा लगा लो, मैं तो एक आवारा गर्द साधु हूँ। इत्तेफाकिया तौर पर आ निकला। लोग मुझे गलत समझे और फिर इनकी उल्टी सीधी हरकतें मेरी समझ में नहीं आ सकी। अरे सच, तुम तो स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं आए? रूप कुमार ताज्जुब से बोला। मुझे तो ये भी नहीं मालूम भाई कि स्वयंवर कहते किसे? ओह, ये भी नहीं मालूम? नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। पर क्यों? क्या तुम धर्म की रस्में भी नहीं जानते? कैसे साधु? मैं ऐसा ही हूँ, पूरा जीवन तो पहाड़ों में बिताया, पहली बार बस्ती का रास्ता देखा है। ओह, मुझे बड़ी हैरत है। अरे तो तुम यूं ही यहाँ अपन से? मगर भगवान की सौगंध, बड़े ही सुंदर हो। मेरा ख्याल है अगर राजकुमार होते तो वरमाला तुम्हारे गले में पड़ी होती। वरमाला क्या होती है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं। तुम्हारे साथ तो सचमुच बड़ा मजा आ रहा है। इस बस्ती का नाम मालूम है? नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। इस राजधानी का नाम तरखानी है और यहाँ का राजा तरखान है। पद्मनी इसकी इकलौती बेटी है। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए जो कोई पद्मनी का पति बनेगा वही यहाँ का राजा भी होगा। जब लड़की जवान होती है तो स्वयंवर रचाया जाता है और दूर दूर के राजा महाराजे जमा हो जाते हैं। राजकुमारी एक माला लेकर इनके दरमियान घूमती है और फिर जिसे वो पसंद करती है वो माला उसके गले में डाल देती है, वही इसका पति होता है। चुनाचे राजा तरखान ने सबको इसीलिए बुलाया है और इसे स्वयंवर कहते हैं। खूब, तो ये मामला है। तुमने पद्मनी को देखा है? अरे मेरी क्या बात करते हो महाराज, मैं तो अपनी मर्जी से स्वयंवर भी आया नहीं हूँ। ओहो, फिर? बस पिताजी ने मुझे निकम्मे को इसीलिए भेज दिया है कि मुमकिन है मेरे भाग खुल जाए और पद्मनी वरमाला मेरे गले में डाल दे। इस तरह मुफ्त में मुझे राजधानी मिल जाएगी। रूप कुमार ने बताया और उसके लहजे पर मुझे हंसी आ गई। बहरहाल खासा दिलचस्प मामला था, लेकिन मैं बिला वजह शरीक हो गया था। रूप कुमार थोड़ी देर में मुझसे बेतकल्लुफ हो गया था। स्वयंवर के बारे में उसने जो कुछ बताया था मेरे लिए खासी दिलचस्प हैसियत रखता था। ये लोग मुझे भी कहीं का राजकुमार ही समझते थे और बहरहाल ये बात तो खुद भी सोची जा सकती थी कि स्वयंवर में शिरकत करने वालों के लिए खुद राजा ने यह बंदोबस्त किया होगा। इससे कबल मैंने हिंदुओं की रस्म के बारे में कुछ नहीं सुना था। मैं देखना चाहता था कि यह रस्म कैसी होती है। तब मैंने रूप कुमार से पूछा। इसका मतलब तो ये हुआ कि रूप कुमार के पति का इंतखाब करने के लिए सिर्फ लड़की की राय काफी होती है? हाँ महाराज, यही बात है, लेकिन स्वयंवर में शरीक होने वालों को पहले परख लिया जाता है कोई इस काबिल है भी कि नहीं। क्या मतलब?
मतलब ये महाराज कि आज तक जितने राजकुमार आ गए, कल सुबह से इनमें सिपाहीगिरी के मुकाबले होंगे और इनको हैसियत दी जाएगी। जो बिल्कुल ही बेहैसियत होगा उसे स्वयंवर में शरीक नहीं किया जा सकेगा। बेहैसियत से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने पूछा। मेरा मतलब है महाराज, इस मुकाबले में जो बिल्कुल निकम्मे साबित होंगे उन्हें स्वयंवर में शरीक ही नहीं किया जाएगा। और तुम्हारी मुराद मुकाबलों में हार जाने वालों से है? हाँ, रूप कुमार ने जवाब दिया। अभी तक इनमें मुकाबले नहीं हुए? मैंने पूछा। नहीं महाराज, आज तक आने वालों का आखिरी दिन था। कल आने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और कल का दिन सिर्फ मुकाबलों के लिए। तुम भी मुकाबले में हिस्सा लोगे? मैंने पूछा। लड़ना तो पड़ेगा महाराज, मगर मुझे लड़ाई भिड़ाई से कभी शौक नहीं रहा। सीधी सी बात है, यहाँ भेजना पिताजी का शौक था। यहाँ से नाकाम वापस जाना मेरा अपना काम होगा। ओहो, तुम कामयाब नहीं होना चाहते? मैंने पूछा। चाहूंगा भी तो क्या होगा महाराज, अब तुम खुद ही देख लो। अगर मेरा मुकाबला तुमसे हो जाए तो मुझ में और तुम में कितना फर्क है। दूसरी बात यह कि ये इतने सारे जो यहाँ आए हैं सब के सब पागल ना होंगे, लड़ाई बढ़ाई से जरूर वाकिफ होंगे, जबकि मुझे तलवार हाथ में पकड़ना भी बुरी लगती है। लेकिन रूप कुमार, तुम्हारी नाकामी से तुम्हारे पिताजी को तो बड़ा दुख होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? दुख तो होना ही है। क्यों? अरे मैं चाहूं भी तो कामयाब नहीं हो सकता ना, रूप कुमार ने कहा। आखिर क्यों? मुझे लड़ना ही नहीं आता। और यह बात पिताजी को भी मालूम थी। इन्हें सोच लेना चाहिए था कि इनका सबूत यूं भी स्वयंवर जीत कर ना आएगा। इसने आज तक कोई ढंग का काम किया है? रूप कुमार ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। बड़ा दिलचस्प नौजवान था, अच्छी गुफ्तगू करता था। मैं इसके बारे में सोचने लगा। फिर मैंने कहा, बहरहाल तुम अच्छे इंसान हो रूप, दोस्त बनाने के काबिल थे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। सच कहते हैं स्वरूप जी? रूप कुमार ने गौर से मेरी शक्ल देखते हुए कहा। क्यों, तुम्हें इसमें कोई झूठ महसूस हो रहा है? नहीं, यह बात नहीं है स्वरूप जी। फिर क्या बात है? अगर तुम मन से मेरे मीत बन गए हो तो मेरी बात सुनो। मैं तो स्वयंवर में जीत ही नहीं सकता। क्या मैंने जैसे जैसे लोगों को देखा है, इन्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम भी ना जीत सकोगे। हमें चाहिए कि अव्वल वक्त में एक आध से लड़ भिड़ कर यहां से निकल चले। तुम्हारी कोई राजधानी तो है नहीं कि वापस से वहां जाओ। साधु किस्म के आदमी हो, मेरे साथ चलो। दोनों तो लंका चलते हैं, वहां रहेंगे, ऐश करेंगे। अरे तुम तो बहुत चालाक आदमी हो। अगर ऐसे ही चलने का इरादा है तो फिर लड़ने ही की क्या जरूरत है? रातों रात यहां से निकल चलते हैं, हमें पूछने वाला कौन है ना यार, रूप कुमार ने कहा। क्या मतलब कौन है? उफ, और तुम नहीं जानते भाई, पिताजी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने अपना एक हरकारा मेरे साथ कर दिया है। रूप कुमार ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारे खेमे में तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ, बूढ़ा सुखदास। वो यहाँ मेरे दास की हैसियत से आया, लेकिन असल में वो मेरा निगरान है। और जब तक लड़ूं भिड़ूंगा नहीं भाई, मेरी जान कहाँ छूटेगी। वरना जाकर कह देगा हथियारा के महाराज तो इनमें जाने से पहले ही भाग गए। ओह, कहाँ है इस वक्त वो? मैंने हंसते हुए पूछा। बस यूं ही तमाशा देखने चला गया, कहीं याद धमकेगा थोड़ी देर के बाद। अब मैं समझा कि इन दोनों खादमों ने मुझसे मेरे किसी खादम के बारे में क्यों पूछा था। कोई यहाँ लोगों के साथ इनके मुलाजिम भी आए थे। बहरहाल रूप कुमार की बात मैंने सुन ली थी और अब मैं अपने तौर पर सोच रहा था। रूप कुमार की यह तजवीज़ मुझे पसंद नहीं थी कि स्वयंवर में हिस्सा ना लिया जाए। रही लड़ने भिड़ने की बात तो बहरहाल मैं इससे भी बाज नहीं रह सकता था। और ये तो मुझे यकीन ही था प्रोफेसर की जीत मेरी ही होगी। ये दूसरी बात है कि मैं खुद भी राजकुमारी पद्मिनी का शौहर नहीं बनना चाहता था। वैसे भी शौहर बनने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना मैं इनके धर्म से ताल्लुक रखता था। लेकिन लड़ाई तो मेरा दिलचस्प मशगला था और मैं इससे बाज नहीं रह सकता था। थोड़ी देर के बाद रूप कुमार का खादिम वापस आ गया। रूप कुमार ने उसे खेमे में जाने के लिए कहा और बोला, तो फिर आपने क्या सोचा महाराज? किस बारे में रूप कुमार? मेरी तजवीज़ ठीक है ना? नहीं यार, थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी जरूर लेंगे। देखेंगे तो सही कि तुम्हारी पद्मिनी किसे पसंद करती है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि खुद राजकुमारी पद्मिनी कैसी है। ओहो, मैंने दिलचस्पी से कहा। तो क्या तुम लोगों ने उसे देखा भी नहीं है? नहीं स्वरूप जी, वो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। कमाल है यार, लेकिन इसके इतने सारे आशिक जमा हो कैसे गए? ये इसके प्रेमी नहीं है महाराज, इनका ताल्लुक तो प्रेमी राजधानी से है। पद्मिनी के पति बनने के बाद इन्हें राजगद्दी जो मिल जाएगी। तो ये मामला है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन एक बात तो बताओ रूप कुमार, अगर पद्मिनी वाकई खूबसूरत है तो क्या फिर भी तुम उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे? खूबसूरत लड़कियां किसे पसंद नहीं होती महाराज, लेकिन अगर इनके लिए जीवन की बाजी भी लगानी पड़े तब वो वाकई खतरनाक होती है। रूप कुमार ने कहा, हाँ ये तो है। मुझे हंसी आ गई। तो क्या तुम बीवी का हसूल भी इसी आसानी से चाहते हो?